नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य सेतु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे वर्ण विचार। इससे पहले हमने हिंदी के बारे में पढ़ा कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई और किसने की। उसके बाद हमने व्याकरण की शुरुआत की और सबसे पहले हमने व्याकरण शब्द का अध्ययन किया, व्याकरण के अर्थ के बारे में पढ़ा और यह जाना कि व्याकरण में क्या क्या होता है, हम व्याकरण में क्या पढ़ेंगे। अब दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं व्याकरण का सबसे बेसिक विषय, जैसे वर्ण विचार। अब मान लेते हैं दोस्तों कि अगर किसी को सबसे मजबूत भवन का निर्माण करना है, अगर किसी को सबसे मजबूत बिल्डिंग का निर्माण करना है, तो उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसे सबसे पहला काम ये करना होगा कि वो उस भवन की, उस मकान की, उस बिल्डिंग की नींव को मजबूत करे। क्योंकि जितनी मजबूत उस भवन की, उस मकान की, उस बिल्डिंग की नींव होगी, उतना ही मजबूत वह भवन बनेगा, उतनी ही मजबूत वह बिल्डिंग बनेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये जो आज हम वर्ण विचार का जो विषय है हमारा, इसको पढ़ने जा रहे हैं, यह भी हिंदी व्याकरण में एक नींव का काम करता है। वर्ण विचार हिंदी भाषा की नींव है दोस्तों। जिसको वर्ण विचार का ज्ञान है उसकी भाषा मजबूत होगी, और जिसको वर्ण विचार का ज्ञान नहीं है, ना वो शब्द निर्माण कर पाएगा, और शब्दों से ही वाक्य का निर्माण होता है और वाक्य से ही भाषा बनती है दोस्तों। तो ये बिल्कुल शुरुआत से हम वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये है वर्ण विचार। क्योंकि आज हम वर्ण विचार पढ़ेंगे, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों, यहीं से हमारा बेस बनता चलेगा। यहाँ 0 से स्टार्ट करके हम हाई लेवल तक जाने का प्रयास करेंगे। अब ध्यान से देखना, वर्ण विचार। ये दोस्तों वर्ण विचार को हम समझकर इसका अध्ययन करेंगे, रटने वाली बात बिल्कुल नहीं करेंगे। ये जो दो वर्ण और विचार, दो शब्द दोस्तों, इन्हीं में से हम इस पूरे को समझने की कोशिश करेंगे, इन्हीं दो में से इनको बनाने का प्रयास करेंगे। बस ध्यान से देखते रहना और ध्यान से जुड़े रहें। वर्ण विचार। वर्ण विचार शब्द दो शब्दों, देखो दो शब्द हैं। वर्ण विचार, वर्ण विचार शब्द दो शब्दों, वर्ण और विचार के मेल से बना है। इसलिए वर्ण विचार को पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें वर्ण और विचार का अलग अलग करके अध्ययन करना होगा। ठीक है दोस्तों। वर्ण विचार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, वर्ण और विचार के। अगर हमें इसको ठीक से समझना है, सही रूप से समझना है, तो हमें इसका अलग अलग करके अध्ययन करके देखना होगा कि इसमें वर्ण का क्या मतलब है और विचार का क्या अर्थ निकलता है। तो चलिए आइए देखते हैं। वर्ण। वर्ण क्या है दोस्तों? वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी इकाई और सबसे छोटी आवाज जिसके और टुकड़े न किए जा सकें, वही वर्ण है। ठीक है दोस्तों। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी आवाज या सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके, वही वर्ण है। जैसे ए, ई, क, ख आदि। अब ध्यान से देखना दोस्तों, जैसे कि क है, ये स्वर रहित क है। अगर इसमें स्वर होता तो उसको हम अलग कर सकते थे। कैसे? जैसे कि ये भी आधा क है, इसको हम आधे क को ऐसे लिखा जाता दोस्तों, नीचे हलंत लगा के, जमा ए कर देंगे तो बनेगा क। ये पूर्ण रूप से क है, ये पूरा क है, ये आधा क है। ठीक है दोस्तों। तो
आधे क को हम अलग नहीं कर सकते। ये हो गया हमारा भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि या आवाज जिसके टुकड़े न किए जा सके, वह वर्ण है। अब आता है दोस्तों विचार। अब विचार के बारे में पढ़ेंगे। किसी चीज के बारे में गहराई से सोचना। बिल्कुल सही है दोस्तों। जब हम किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं वही तो विचार होता है। किसी चीज के बारे में गहराई से सोचना, उसे समझना या उसके नियमों को जानना। ठीक है दोस्तों, जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, उसे समझते हैं और उसके नियमों को जानते हैं, उसे ही विचार कहते हैं। अब इन दोनों का हमने कर लिया अध्ययन। ठीक है दोस्तों, अब इन्हीं के आधार पर हम इसका अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे। बस ध्यान से देखना, वर्ण विचार का संपूर्ण अर्थ। वर्ण और विचार के अध्ययन के आधार पर हमने दोनों का अध्ययन किया, तो उसी के आधार पर वर्ण और विचार के अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्याकरण का वह भाग जहाँ हम वर्णों के बारे में गहराई से अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है जिसके अंदर जिसमें वर्णों के बारे में गहराई से अध्ययन किया जाता है। व्याकरण का वह भाग जहाँ हम वर्णों के बारे में गहराई से अध्ययन करते हैं, उन्हें समझते हैं। ठीक है दोस्तों, गहराई से अध्ययन करेंगे और वर्णों को समझते हैं और उनके नियमों का अध्ययन करते हैं, उसे ही वर्ण विचार कहते हैं। तो व्याकरण का वह भाग जहाँ हम वर्णों के बारे में गहराई से अध्ययन करते हैं, उन्हें समझते हैं और उसके नियमों को जानते हैं, उसे ही वर्ण विचार कहते हैं। दोस्तों, इसमें हम वर्णों के आकार, भेद और उच्चारण का अध्ययन करते हैं। इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, जो वर्णों का आकार है, कोई गोलाई में होता है, कोई लंबा होता है, तो इसमें हम वर्णों के आकार का, वर्णों के भेद का और वर्णों के उच्चारण का अध्ययन करेंगे। जैसे इसमें हम क्या सीखेंगे, वर्ण विचार में हम क्या सीखेंगे दोस्तों, आकार। किस चीज का आकार, वर्णों का, कि वर्णों को लिखा कैसे जाए। ठीक है दोस्तों, कोई किसी वर्ण को गलत लिख देता है, कोई किसी तरह से लिखता है, तो कई ख को जैसे ऐसे लिखते हैं ख, लेकिन ये गलत तरीका दोस्तों। ख ऐसे नहीं होगा, हमारा जो ख होगा वो होगा ऐसे ख। ठीक है दोस्तों, तो वर्णों को लिखा कैसे जाए हम ये वर्ण विचार में पढ़ेंगे। और भेद वर्णों के कितने प्रकार हैं, ये भी हम वर्ण विचार के अंदर पढ़ेंगे कि वर्णों के कितने प्रकार हैं। और अगला है दोस्तों उच्चारण। जैसे वर्णों को सही तरह से बोला कैसे जाए, वर्णों को सही तरीके से बोला कैसे जाए, उसके लिए हमें वर्णों की सही प्रकार से पहचान होना जरूरी होता है। दोस्तों, वर्णों को पूर्ण रूप से बोलने के लिए, सही रूप से बोलने के लिए, शुद्ध उच्चारण करने के लिए हमें वर्णों की सही से पहचान होनी चाहिए और उसके आधार पर हमें सही से उच्चारण करना है। यही हम इसमें सीखेंगे। तो ये है दोस्तों हमारा वर्ण विचार का विषय। ये है हमारा आज का वर्ण विचार। इसको ध्यान से नोट कर लेना दोस्तों, क्योंकि यही हमारा बिल्कुल जीरो से शुरुआत है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वर्ण विचार। जिसको नोट्स बनाने हैं दोस्तों, वो इसको आराम से नोट कर ले। इसको यहाँ पे दोस्तों वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद इसके नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले विषय में आगे बढ़ते हैं।
ये तो था दोस्तों हमारा वर्ण विचार। हमने समझा कि वर्ण विचार क्या होता है, वर्ण विचार शब्दों का क्या अर्थ है और वर्ण विचार हमें क्या क्या सिखाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम उसके बाद पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट ध्वनि। ध्वनि ध्वनि क्या है दोस्तों? अब हम ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्वनि हमारे मुख से निकलने वाली वह सबसे छोटी आवाज जिसके और टुकड़े न किए जा सके। ठीक है दोस्तों, ध्वनि क्या है? तो दोस्तों हमारे मुख से निकलने वाली वह सबसे छोटी आवाज जिसके और टुकड़े न किए जा सके वही ध्वनि है। उसे ही ध्वनि कहते हैं। जैसे ए, आ, क आदि। ठीक है दोस्तों, हमारे मुख से दोस्तों बहुत सारी आवाजें निकलती हैं और सबसे छोटी जो ध्वनि होती है ना, सबसे छोटी आवाज जिसके टुकड़े न किए जा सके वही ध्वनि है। अब यहाँ ध्यान देना दोस्तों, ये तो है हमारी ध्वनि। अब आता है वर्ण। वर्ण ध्यान देना, वर्ण हमारे मुख से निकलने वाली वह सबसे छोटी ध्वनि, हमारे मुख से निकलने वाली वह सबसे छोटी आवाज जिसके और टुकड़े न किए जा सके उसे ध्वनि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे ध्वनि कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, जब हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि को, हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि को हम लिखित रूप देते हैं तो वे वर्ण कहलाते हैं दोस्तों। जो हमारे मुख से ध्वनि निकली, हमारे मुख से जो सबसे छोटी आवाज निकली वो तो है दोस्तों क्या है? ध्वनि। और जब उस ध्वनि को हमने लिख दिया तो वो बन गया वर्ण। जैसे हमारे मुख से निकला ए, वो क्या है? ध्वनि। हमने लिख दिया ये तो ये बन गया वर्ण। हमने लिख दिया, हमारे मुख से निकला ग, हमने लिख दिया ये तो ये बन गया वर्ण। ठीक है दोस्तों, तो ध्वनि का लिखित रूप ही, ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है। ध्वनि का लिखित रूप ही दोस्तों वर्ण है। ध्वनि के लिखित रूप को ही
वर्ण कहते हैं। अब आता दोस्तों जैसे वर्ण, वर्ण इसी से बन जाएगा दोस्तों हमारे मुख से निकलने वाली वह सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी ध्वनि या इकाई, सबसे छोटी ध्वनि या इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सकें। ठीक है दोस्तों, हमारे मुख से निकलने वाली वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। उसे वर्ण कहते हैं। यह ध्वनि का यहाँ कर लेते हैं दोस्तों, यह मुख से निकलने वाली, यह मुख से निकलने वाली ध्वनि का लिखित रूप होता है। जैसे ए, आ, क, ख आदि। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी ध्वनि, ये हो गया हमारा वर्ण। हमारे मुख से निकलने वाली वह सबसे छोटी आवाज जिसके और टुकड़े न किए जा सके उसे ही ध्वनि कहते हैं। जैसे ए, आ, क आदि ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ध्वनि का आए तो ये हो जाएगा, अगर आए वर्ण, हमारे मुख से निकलने वाली वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। यह मुख से निकलने वाली ध्वनि, यह मुख से निकलने वाली ध्वनि का लिखित रूप होता है। ध्वनि का मुख से निकलने वाली ध्वनि का लिखित रूप होता है। ये ध्वनियां दोस्तों, मुख से निकलने वाली ध्वनि का लिखित रूप होता है। ये हो गया हमारा वर्ण। हमारे मुख से निकलने वाली वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। मुख से निकलने वाली ध्वनि का लिखित रूप होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा ध्वनि और वर्ण। दोस्तों
हमारे मुख से बहुत सारी आवाज़ें निकली, उन पर शोध किया गया वर्षों तक, और उसके बाद जो हमारी वर्णमाला में ये वर्ण है ना, ये वही हैं जिन्हें शुद्ध रूप से स्वीकार किया गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे वर्ण निकले, उनको बना दिया गया, उनका लिखित रूप दे दिया गया। उसके बाद अब हम करेंगे दोस्तों वर्णमाला। वर्णमाला ध्यान से देखना दोस्तों, अब है हमारी वर्णमाला। दोस्तों, हमारे मुंह से बहुत सारी ध्वनियाँ निकली, हम उनको लिखित रूप देते चले गए। ठीक है दोस्तों, मुख से ध्वनियाँ निकली, लिखित रूप दे दिया, लेकिन उनको सही क्रम में लगाना भी तो जरूरी था। जैसे अगर हम लिखें यहाँ पे तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा ना। ठीक है, तो वर्णमाला क्या है? जिस प्रकार फूलों की माला होती है, ठीक उसी प्रकार वर्णों की माला होती है। जिस प्रकार हम एक एक सुंदर फूल को चुनकर एक धागे में पिरोते हैं दोस्तों, उसी प्रकार हमने वर्णों को एक क्रम के साथ एक व्यवस्थित रूप से इसकी माला में लगाया है, जिसे हम वर्णमाला बोलते हैं दोस्तों। जिस प्रकार फूलों की माला ये होती है वर्णों की माला, फूलों की माला में फूल होते हैं, यहाँ वर्णमाला में वर्ण होंगे। मुख से ध्वनियाँ निकली, उनको लिखित रूप दिया वर्ण, अब उनको हम सही जगह पर लगाएंगे कि कैसे क्या होंगे। उससे पहले वर्णमाला की व्याख्या करते हैं दोस्तों। जैसे वे एक मिनट रुकना दोस्तों। देखिए दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। हमारी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं दोस्तों, कुल 52 वर्ण होते हैं। वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह बाई से दाई और लिखी
जाती है। यह दोस्तों बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। हमारी जो वर्णमाला है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि है जो दोस्तों, देवनागरी लिपि है हमारी संस्कृत भाषा, हमारी हिंदी भाषा और नेपाली भाषा, इन सभी की लिपि देवनागरी है। जो हमारी सबसे प्राचीन भाषा दोस्तों संस्कृत, हिंदी और नेपाली, इन सभी की भाषा दोस्तों देवनागरी लिपि है। इन सभी की देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि में हमेशा बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। और यदि अतिरिक्त वर्णों को भी मिला दें तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। भी मिला दे तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। यह बाईं से दाईं ओर और में एक आएगी दोस्तों, एक मात्रा और में। यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। और यदि अतिरिक्त वर्णों को भी मिला दिया जाए तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं और यदि अतिरिक्त व्यंजनों को भी मिला दिया जाए तो कुल 52 वर्ण होते हैं। यह है हमारी वर्णमाला। इसकी एक विशेषता और है दोस्तों हमारी हिंदी वर्णमाला की। हमारी हिंदी वर्णमाला दुनिया की सबसे व्यवस्थित और वैज्ञानिक वर्णमाला है। क्योंकि इसके अंदर जैसा बोला जाता है ठीक वैसा ही लिखा भी जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारी वर्णमाला दुनिया की सबसे व्यवस्थित और वैज्ञानिक वर्णमाला है, क्योंकि इसके अंदर जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी वर्णमाला। लिख देते हैं ये भी। हमारी वर्णमाला हमारी हिंदी वर्णमाला दुनिया की सबसे
व्यवस्थित और वैज्ञानिक वर्णमाला है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है हमारी वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को। व्यवस्थित क्या होता है दोस्तों? मतलब हमने बताया था हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकली, हमारे मुंह से बहुत सारी ध्वनियाँ निकली, वो हो गई ध्वनि। हमारे मुंह से आवाज़ निकली, वो हो गई ध्वनि। उन ध्वनियों को, उस आवाज़ को हमने लिखित रूप दिया तो वो हो गए वर्ण। तो बहुत सारे वर्ण हो गए इकट्ठा। अब उनको अपने अपने जगह पर स्थापित करना था। ठीक है दोस्तों, तो अपने अपने जगह पर स्थापित करना था। इसी को कहते हैं व्यवस्थित और क्रमबद्ध। मतलब एक क्रम से लगाना कि इसके बाद क्या और उसके बाद क्या, जो अपने अपने स्थान पर उनको स्थापित कर दिया। इसलिए इसको बोलते हैं व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से। ठीक है दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को ही बोलेंगे दोस्तों। ये नहीं है कि 52 के 52 अगर हम वर्ण लिख दें लेकिन वो अपने क्रम से ना हो, अपने स्थान पर ना हो, तो वो वर्णमाला नहीं होगी दोस्तों। क्योंकि वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप ही होगा हमारा वर्णमाला। एक समूह में हो और व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह होना चाहिए दोस्तों, उसी को बोलेंगे वर्णमाला। हमारी हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और जो देवनागरी लिपि है बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। और यदि अतिरिक्त वर्णों को भी मिला दिया जाए तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला दुनिया की सबसे व्यवस्थित और वैज्ञानिक वर्णमाला है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जैसा बोला जाता है ठीक वैसा ही लिखा भी जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी वर्णमाला। ठीक है दोस्तों, अब आगे हो गया हमारा वर्णमाला। हमारा इसमें ध्वनि हो गया, वर्ण हो गया, वर्णमाला हो गई। अब करते हैं दोस्तों वर्ण के भेद। वर्ण के भेद। वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं दोस्तों, स्वर और नंबर 2 व्यंजन। स्वर और व्यंजन। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम दोस्तों अभी स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर। स्वर क्या है? स्वर दोस्तों वे वर्ण या वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा या वायु हमारे मुख से बिना रुकावट के स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है, तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे
वह ध्वनियाँ या वर्ण जिनके उच्चारण में वायु हमारे मुख विवर से बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है। ठीक है दोस्तों, वह ध्वनियाँ या वर्ण जिनके उच्चारण में वायु हमारे मुख विवर से बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है तो उसे हम स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। यह स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं दोस्तों। इनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है दोस्तों, वह ध्वनियाँ या वर्ण जिनके उच्चारण में वायु हमारे मुख विवर से बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। यह स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। मूल रूप से इनकी संख्या 11 होती है। मूल रूप से इनकी संख्या 11 होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा स्वर। होते कौन कौन से हैं? दोस्तों? स्वर ए, आ, इ, उ, ऋषि, ए,
ओ औ। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है दोस्तों, तो हमारे स्वर मूल रूप से 11 होते हैं। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है दोस्तों, ये जो स्वर होता है ए, ये जो स्वर है इसकी कोई मात्रा नहीं होती, ए स्वर की मात्रा नहीं होती, लेकिन ये हर व्यंजन के साथ लगा होता है, हर व्यंजन के साथ जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, बाकी इनका उच्चारण हम अभी पढ़ रहे थे कि जो हमारे वर्ण विचार हैं, वर्णों के भेद के बारे में बताता है और उनके उच्चारण के बारे में बताता है। तो भेद हमने कर लिया, 2 भेद होते हैं वर्णों के, 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। अभी हम कर रहे हैं स्वर। ठीक है दोस्तों, अभी हम इनके उच्चारण की देखते हैं। ये जो इनका उच्चारण है इसको बोलेंगे ए। ये हो गया आ, मतलब एक ए डबल ए जितना इसमें समय लगेगा, इसको बोलेंगे आ। ये थोड़ा सा लंबी ध्वनि खींचेगी, आ जो है दोस्तों थोड़ा सा लंबा खींचेगा। ये छोटा ई है दोस्तों, छोटा ई, मतलब एक झटके के साथ बोला जाएगा, जैसे ई। और ये बड़ी ई है दोस्तों, तो जितना समय इसमें लगता है तो इससे डबल लगेगा इसमें, इसको बोलेंगे ई को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, जैसे ई, तो ये थोड़ी सी लंबी खींचेगी। ये होता है ऊ, जैसे ऊ, ये भी छोटा ऊ है दोस्तों, तो इसको बोलेंगे एक झटके के साथ ऊ। एक झटका लगता है दोस्तों, यहाँ पे एक झटका सा ऊ। इसी प्रकार ये बड़ा ऊ है, इसको बोलेंगे, इसको भी हम लंबा खींचेंगे ऊ। हमारे होठ भी जैसे दोस्तों ऐसे हो जाते हैं ऊ, जैसे एक चोट सी बन जाती हो, हमारे होठ ऐसे हो जाएंगे और इसको बोलेंगे ऊ। इसमें ऊ की ध्वनि लास्ट में थोड़ी सी लंबी खींचेगी। इसी प्रकार होता है ऋषि, इसको बोलेंगे री। जैसे इसमें लगता है दोस्तों कृष्ण है, ये हो गया री, इसको बोलते री। अब है ए, इसको बोलेंगे एक झटके के साथ, क्योंकि ये छोटा ए की मात्रा है दोस्तों, छोटा ए है, इसको बोलेंगे ए। इसी प्रकार ये है बड़ा ए, इसको थोड़ा सा लंबा खींचेंगे बाद में, इसको बोलेंगे ए। इसी प्रकार ये हो गया ओ, और ये औ। ठीक है दोस्तों, ये था स्वरों का उच्चारण। ये 11 होते हैं। अब देखते हैं हम इनकी मात्रा। इसकी ए की कोई मात्रा नहीं होती दोस्तों, लेकिन हर व्यंजन के साथ जुड़ा होता है। हम आ की मात्रा देखेंगे दोस्तों, आ, ये होती है आ की मात्रा। ये है छोटी ई की मात्रा, आगे की तरफ छोटी ई की मात्रा लगेगी आगे की तरफ। ये है बड़ी ई की मात्रा लगेगी दोस्तों ऐसे। ठीक है दोस्तों, बड़ी ई की मात्रा लगेगी इस तरफ और छोटे ई की लगेगी पीछे की तरफ। इसी प्रकार ऊ दोस्तों, ऊ लगेगा ऐसे, छोटा ऊ। और ये बड़ा ऊ है, ये लगेगा हमारा ऐसे, बड़ा ऊ। ऋषि की मात्रा लगेगी ऐसे, नीचे लगती है दोस्तों, जैसे अभी बताया था ये वाला री, ये ऐसे लगेगी। और ए की मात्रा लगेगी ऐसे, ए, इसकी मात्रा हो गई ये। और इसमें आ जाएगी दोस्तों डबल मात्रा, क्योंकि ये बड़ा ए हो गया। अब ऐसे ही इसी प्रकार हो गया ये, इसमें एक मात्रा हो गई और एक हो गई, 2 मात्रा हो गई इसमें। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारे स्वर। ये हो गई आ की मात्रा, ये हो गई ए की मात्रा, ये बड़ी ए की मात्रा, ये छोटे ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा, ये ऋषि की मात्रा, री की, ऋषि री की मात्रा, ये ए की मात्रा, छोटे ए की मात्रा, ये बड़े ए की मात्रा,
ये ओ की मात्रा और ये औ की मात्रा। जैसे औरत होता है दोस्तों, औरत में इसको ऐसे बोलेंगे औ, औ करके बोलेंगे औ, औरत। ये हो गई हमारे स्वरों की मात्राएं। अब यहाँ पे एक नियम होता है दोस्तों, जब भी स्वर किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो वो अपनी मात्रा के रूप में जुड़ेगा, ना कि अपने असली स्वर के रूप में। कैसे? जैसे अगर मैं लिखूं का, हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर ये अपने वास्तविक रूप में जुड़ेंगे तो दोस्तों क जमा आ, तो कैसे लिखा जाएगा? का, ऐसे लिखेंगे हम। यहाँ देखिए, क जमा आ, इसको कैसे लिखेंगे? का। ये तो गलत हो गया ना दोस्तों। तो हम इस स्वर को एक मात्रा के रूप में लिखेंगे, और मात्रा है, इसकी मात्रा होती है दोस्तों ये वाली, इसको हम ऐसे लिख देंगे तो बनेगा का। तो यहाँ पे एक नियम होता है कि ये जो स्वर होते हैं जब व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं तो अपनी मात्रा के रूप में जुड़ते हैं, न कि अपने वास्तविक रूप में। तो ये था दोस्तों हमारे स्वर। ये हो गए वर्णों के भेद, स्वर और व्यंजन। अभी हमने किया स्वर, वह ध्वनियां या वर्ण जिनके उच्चारण में वायु हमारे मुख विवर से बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। यह स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। मूल रूप से इनकी संख्या 11 होती है। ये हो गए हमारे स्वर, 11 हैं दोस्तों। ये हो गई इनकी मात्रा। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे स्वर। अभी करेंगे दोस्तों हम, स्वर हो गया, अभी करेंगे व्यंजन। कई बार तो ऐसा हो जाता है दोस्तों, हम किसी से पूछते हैं कि व्यंजन क्या होता है, तो वो बोलते हैं कि जिसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाए उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे रसगुल्ला व्यंजन, क्यों खाने पीने की चीज़ों को भी व्यंजन बोलते हैं ना। लेकिन ये पढ़ाई वाले व्यंजन है दोस्तों, वर्ण का दूसरा भेद व्यंजन। अभी हम करेंगे व्यंजन। व्यंजन हमने किया था दोस्तों, वह ध्वनि या वर्ण जिनके उच्चारण में, वह ध्वनि या वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख विवर से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, वो था स्वर। लेकिन इसमें हम लिखेंगे रुकावट के साथ बाहर निकलती है। वह ध्वनियां या वर्ण जिनके उच्चारण में, वह ध्वनियां या वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख विवर से स्वतंत्र रूप से बाहर न निकलकर स्वतंत्र रूप से बाहर न निकलकर रुक कर बाहर
निकलती है। रुक रुक कर बाहर निकलती है, उसे उन्हें वर्ण कहते, उन्हें व्यंजन कहते हैं। वह ध्वनियां या वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख विवर से स्वतंत्र रूप से बाहर न निकलकर बल्कि रुक रुक कर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते बल्कि इनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, वह ध्वनियां या वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख विवर से स्वतंत्र रूप से बाहर न निकलकर रुक रुक कर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यह स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते बल्कि इनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, मूल रूप से इनकी संख्या 33 होती है। मूल रूप से इनकी संख्या 33 होती है और यदि अतिरिक्त व्यंजन और यदि अतिरिक्त वर्णों को मिला दिया जाए, अतिरिक्त वर्णों को मिला दिया जाए तो उनतालीस होते हैं और यदि अतिरिक्त वर्णों को मिला दिया जाए तो 39 होते हैं।
और यदि अतिरिक्त वर्णों को मिला दिया जाए तो 39 नहीं दोस्तों, 41 होते हैं। 41, यदि अतिरिक्त वर्णों को मिला दिया जाए तो 41 हो जाएंगे व्यंजन। ये थी हमारी व्यंजन की व्याख्या। अभी करेंगे हम व्यंजन होते कौन कौन से हैं। जैसे ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे व्यंजन। क ख ग घ अंग, इसको बोलेंगे दोस्तों क ख ग घ अंग। च छ ज झ नय, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श स्व स ह, क्ष त्र ग श्र। ठीक है दोस्तों, ये हो गए और ये हो गए हमारे अयोगा। अभी इनका नाम देखते हैं दोस्तों। ये जो हैं इनका नाम, ये जो 25 व्यंजन है दोस्तों, 25 कैसे मैं तक, ये 25 व्यंजन है, इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। ये थोड़ा लाइट इसलिए दिख रहा है दोस्तों, वो मार्कर थोड़ा सा ना इंक इसकी थोड़ी सी खत्म हो गई है, इसलिए थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, थोड़ा हल्का कलर है। स्पर्श व्यंजन ये हो गए हमारे कैसे मैं तक। जो य र ल व है, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन, ये 4 होते हैं। श श स है, ये भी 4 होते हैं, इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन, ये 4 होते हैं। ये हो गए दोस्तों संयुक्त व्यंजन, मतलब जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, तो ये 2 या 2 से अधिक व्यंजन है दोस्तों संयुक्त। अक्षय त्र ग श्र, ये होते हैं अयोगवाह। ये होते हैं दोस्तों अयोगवाह। इसका ये है अनुस्वार और ये है विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। अब दोस्तों मैंने जो लिखते टाइम जब व्यंजन के नीचे लिखा था कि व्यंजन मूल रूप से 33 होते हैं, अगर अतिरिक्त व्यंजन को मिला दे तो 39 होते हैं, वो इसलिए लिख दिया था दोस्तों, इसलिए लिख दिया था क्योंकि ये जो अयोगवाह हैं 2 हैं, ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। ये स्वर और व्यंजन के बीच का कोई विशेष रूप है दोस्तों, ना तो ये स्वर है और ना ही व्यंजन। क्यों? वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि अब जैसे ये है ए, इसके ऊपर बिंदु लगा दिया, ए क्या है हमारा स्वर, उसके ऊपर बिंदु को बोलते हैं अनुस्वार। ये स्वर क्यों नहीं है दोस्तों? ये स्वर, इसमें स्वर के गुण भी हैं और व्यंजन के भी, लेकिन ना तो ये स्वर है और ना ही व्यंजन। ऐसा क्यों? वो इसलिए ये है दोस्तों ए, ये हो गया आ, हमने इनको बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोल दिया, क्योंकि स्वर बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। लेकिन ये जो अनुस्वार है दोस्तों, इस बिंदु को ही बोलते हैं अनुस्वार। ये अकेला कभी भी बोला नहीं जाएगा, इसको बोलने के लिए किसी वर्ण की सहायता की जरूरत जरूर पड़ेगी। और स्वर अपने आप से बोले जाते हैं, लेकिन अनुस्वार अपने आप से बोले नहीं जा सकते, इसको स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये दोस्तों स्वर नहीं है। अब ये व्यंजन भी नहीं है दोस्तों, ये व्यंजन भी नहीं है। अब ये व्यंजन क्यों नहीं है?
क्योंकि दोस्तों व्यंजन को जब हम बोलते हैं, व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता होती है, लेकिन जब हम व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता होती है दोस्तों, वे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन ये जो विसर्ग होते हैं दोस्तों, ये अपने आप से ही मात्रा का रूप धारण कर लेते हैं, इनको स्वरों की भी आवश्यकता नहीं होती। स्वर जो हमारे व्यंजन हैं स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन ये जो अयोगवा हैं दोस्तों, अनुस्वार और विसर्ग, इनको स्वरों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन व्यंजनों को होती है, इसलिए ये व्यंजन भी नहीं है। लेकिन जैसे हम लिखते हैं अतः, अतः, तो यहाँ पर ये आ गए दोस्तों अतः। जब ये विसर्ग आएगा तो वहां पे थोड़ी है की ध्वनि आती है, बाद में इसको बोलेंगे अतः है। तो दोस्तों इसी तरह ना तो ये स्वर है और ना ही व्यंजन, लेकिन इनमें स्वरों के भी गुण होते हैं और व्यंजन के भी गुण होते हैं। ये स्वर और व्यंजन के बीच का कोई विशेष रूप होता है, इसे हम हिंदी व्याकरण का चमगादड़ भी कह सकते हैं दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि चमगादड़ भी एक ऐसा जीव है जो ना तो पशु है और ना ही पक्षी। वैज्ञानिक उसे न तो पूर्ण रूप से पशु मानते हैं और ना ही पूर्ण रूप से उसे पक्षी मानते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए है दोस्तों, जैसे जितने भी पक्षी होते हैं वे सभी अंडा देते हैं, लेकिन चमगादड़ अंडा नहीं देता। और जितने भी पशु होते हैं वे अंडा नहीं देते, वे बच्चे पैदा करते हैं दोस्तों। और चमगादड़ क्या करता है? अंडा नहीं देता, बच्चे पैदा करता है। तो ये हो गया उसमें पशुओं का गुण, क्योंकि सारे पशु बच्चे पैदा करते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तनपान कराते हैं। सारे पशु कराते हैं, चमगादड़ भी कराता है, बच्चे को जन्म देता है और अपने बच्चों को स्तनपान कराता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए पशु के गुण। लेकिन वो उड़ भी सकता है, पशु नहीं उड़ सकते, पक्षी उड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ना तो वो पूर्ण रूप से पशु है और ना ही पूर्ण रूप से पक्षी। चमगादड़ को दोस्तों पंख नहीं होते, वे अपने आगे वाले पैरों को फैलाकर ही उड़ पाता है वो। ठीक है दोस्तों, इसलिए ना तो वो पशु है ना पक्षी, लेकिन उसमें पशु के भी गुण होते हैं और पक्षी के भी। इसी प्रकार हमारे जो अयोगवा हैं दोस्तों, ना तो ये पूर्ण रूप से स्वर हैं और ना ही व्यंजन, लेकिन इनमें स्वरों के गुण भी हैं और व्यंजन के भी गुण इसमें मौजूद हैं। इसी प्रकार दोस्तों ये है अयोगवा। इसीलिए हमने वहाँ पे 39 बताया था, लेकिन जब हम उनको अतिरिक्त में जोड़कर देखते हैं तो वो 41 ही हो जाते हैं दोस्तों। इसीलिए मूल रूप से व्यंजन होते हैं 33, अगर अतिरिक्त व्यंजनों को जोड़ दे तो होंगे 41। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे व्यंजन। अगर इनको जोड़ेंगे दोस्तों, जैसे कि 11 तो हमारे स्वर थे, 11 हो गए स्वर, 25 हो गए स्पर्श व्यंजन, 4 हो गए अंतस्थ व्यंजन, 4 हो गए ऊष्म व्यंजन, 4 हो गए संयुक्त व्यंजन, और इसी प्रकार 2 हो गए अयोगवा और 2 हो गए दोस्तों ये, इनको बोलते हैं द्विगुण। इनको बोलते हैं द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों, इनको बोलेंगे द्विगुण। द्विगुण का मतलब होता है, द्विगुण में जो पहला है दोस्तों उसमें बोलते हैं द्विगुण, यानी 2 गुण वाला। इनमें 2 गुण हैं। कैसे 2 गुण कैसे हैं? ये देखिए दोस्तों, एक ड तो यहाँ पे है और एक ढ यहाँ पे है, लेकिन ये जो ड और ढ हैं इनमें नीचे बिंदु लगे हुए दोस्तों, यहाँ पे बिंदु, इस बिंदु को बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। ये होता है नुक्ता। इनमें है, इनमें नहीं है, तो इनमें 2 गुण हो गए दोस्तों। एक तो नुक्ता चिन्ह वाले ड और ढ, एक बिना नुक्ता चिन्ह वाले ड और ढ, जैसे कि ये। और इनका दूसरा नाम है दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त का मतलब होता है दोस्तों ऊपर की तरफ फेंका गया या उछाला गया। ठीक है दोस्तों, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो एक झटके के साथ जो हमारी जीभ है वो ऊपर जाके पीछे मूर्धा पे लगती है और फिर एकदम से इस प्रकार से नीचे गिरती है जैसे उसको नीचे
एकदम से गिराया गया हो। ऊपर फेंकने के कारण जिस प्रकार हमारी जीभ ऊपर जाती है, इसी उच्चारण के कारण इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इसको हम बोल के देखेंगे। जैसे ड ढ, एकदम एक झटका सा लगता है दोस्तों, इसी झटके के कारण इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये हुआ हमारा द्विगुण और उत्क्षिप्त। इनमें अंतर बहुत होता है दोस्तों, दिखने में एक जैसे हैं लेकिन अंतर बहुत होता है। वो कैसे? ये जो हैं, ये कभी भी, इनसे कभी भी कोई शब्द शुरू नहीं होगा। ये नियम होते हैं दोस्तों इनके नियम यहाँ पर ये हैं, इनसे कभी भी कोई शब्द शुरू नहीं होगा। अगर हो रहा है जैसे कि डमरू, डमरू, ठीक है दोस्तों, अगर हो रहा है, अगर हमने ये लगा दिया, नुक्ता चिन्ह लगा दिया, तो ये हमारी वर्तनी, ये लिखावट, ये अशुद्ध हो जाएगा। डमरू ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि अगर ड शुरू में है तो वहां पे नुक्ता चिन्ह नहीं लगेगा। इनसे कभी भी कोई शब्द शुरू नहीं होगा, या तो ये बीच में आएंगे या अंत में आएंगे। शब्द के शुरुआत में ये कभी नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्योंकि ये शुरुआत में है तो यहाँ पर नहीं लगेगा। जैसे ढोलक है, ढोलक, ढ, ये भी शुरू में है दोस्तों, यहाँ पर भी नुक्ता चिन्ह नहीं लगेगा। अगर हम यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। अब अगर हम जैसे ये देखते हैं पढ़ाई, पढ़ाई, अब ये पढ़ाई होगा दोस्तों। अगर हम यहाँ पर भी नुक्ता चिन्ह ना लगाएं तो ये गलत होगा, तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा ये। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका एक नियम है, या तो ये शब्द के बीच में लगेंगे या अंत में लगेंगे, इनसे कभी कोई शब्द शुरू नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, एक तो ये नियम था इसका। और दूसरा नियम होता है, जब भी अंग्रेजी से कोई वर्ड ज्यों का त्यों, ऐसे ही अंग्रेजी से कोई शब्द ज्यों का तो ऐसे ही हिंदी में प्रयोग होता है दोस्तों, हिंदी में प्रयोग होता है, तो उसमें नुक्ता चिन्ह नहीं लगेगा। जैसे कि रोड है दोस्तों, रोड, तो इसमें नुक्ता चिन्ह नहीं लगेगा, क्योंकि जो रोड है वो अंग्रेजी का शब्द है। रोड, बोर्ड, उनमें ये नुक्ता चिन्ह नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ड या ढ से पहले, ड या ढ से पहले आधा अक्षर हो, जैसे कि न या अनुस्वार, अनुस्वार मतलब ये बिंदु, अगर ये हो दोस्तों, अगर ये हो तो भी चाहे ड कहीं पर भी हो, वहां पर नुक्ता बिंदु नहीं लगेगा। नुक्ता बिंदु, ये जो बिंदु है नुक्ता नहीं लगेगा। जैसे कि पंडित, हमने यहाँ पे बिंदु लगा दिया तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर आएगी बिंदु, क्योंकि इसके ऊपर अनुस्वार हो गया दोस्तों, इसलिए यहाँ पर भी ड के नीचे बिंदु नहीं लगेगी। तो इस प्रकार के दोस्तों इसके ये नियम होते हैं जो हमें सही तरह से लगाना होता है। तो ये हमेशा शब्द के बीच या अंत में प्रयोग होते हैं।